Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with a new series of editorial explain where we will nitpick important editorial for you जिससे कि comprehensive understanding develop हो सके। और उसी सीरीज में आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया था, दैट इज खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो खासी के कस्टमरी राइट्स को डिस्कस इम्पैक्ट कर सके। तो आज के वीडियो में हम उसी एक्सप्लेन आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले कि ओल्ड एज कस्टमरी प्रैक्टिसेस है क्या खासी की, फिर हम देखेंगे कि चेंजेस क्या हैं और वो किस तरीके से उनकी जो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं कि हम बात किसके कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021, जिसको लाया गया है, जिसका मेन पर्पस है जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है जो सिबलिंग्स में बढ़ती है खासीज में, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ सके, मतलब सभी सिबलिंग्स को बराबर अधिकार हो कि वो जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उस पर इक्वल हक जता सके। इससे काफी हद तक खासी की जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है वो इम्पैक्ट हो जाएंगी। तो इस आर्टिकल में हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम खासी ट्राइब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो है क्या। अगर मेघालय में देखिए जाए तो 3 इंपॉर्टेंट आपके हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और गारो, खासी, जयंतिया में तीनों में ही बहुत फेमस ये जो हिल्स हैं ये फेमस ट्राइब्स के नाम पर हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जो कि तीनों ही एक मैट्रीलिनियल सोसाइटी है। तो इस आर्टिकल में हम यही डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि मैट्रीलिनियल सोसाइटी क्या होती है। चलिए उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लीनियलिटी क्या होती है और डिसेंट क्या होता है, बिकॉज अगर आप उससे समझ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि लीनियलिटी अलग चीज होती है, डिसेंट अलग होता है, और मैट्रीलिनियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिआर्की। तो ये जो आप वर्ड एक साथ यूज करते हैं, दीज आर 2 डिफरेंट वर्ड, और इसके बारे में भी डिफरेंस आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यही डिस्कस कर लेती हूँ। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग लीनिएज। लीनिएज का एक और जो आप वर्ड याद कर सकते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी होल्डिंग ग्रुप। आप इमेजिन कीजिए ये आपके हस्बैंड हैं और वाइफ हैं। अब अगर इनके बच्चे होते हैं, एक डॉटर है और एक आपका सन है। नाउ इन दिस केस, नाउ द डॉटर एंड सन जो प्रॉपर्टी है इन दोनों की या तो डॉटर को जा सकती है, सन को जा सकती है। अगर ये आपका पेट्रीलिनियल सोसाइटी है तो जो प्रॉपर्टी होगी वो सन्स में जाएगी, मेहता एंड मेहता कि मेहता की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके बेटे के पास जा रही है, नॉट द डॉटर्स। तो इस तरीके से क्या है, इससे जो प्रॉपर्टी होल्डिंग ग्रुप है, प्रॉपर्टी किस आपकी जेंडर में जा रही है उसे लीनिएज कहते हैं। अगर सन्स की तरफ जा रही है तो पेट्रीलिनियल सोसाइटी होती है, राइट। और अगर डॉटर्स की तरफ जा रही है तो मैट्रीलिनियल सोसाइटी होती है। ये ध्यान रखिएगा, लीनिएज इज अ प्रॉपर्टी होल्डिंग ग्रुप। डिसेंट वर्ड जो होता है वो वंश के लिए भी यूज होता है। दैट मीन्स ये आप कहते हैं ना कि मेरा वंश कौन बढ़ाएगा, हमारा नाम कौन लेके जाएगा, तो इसमें हम ये ध्यान रखते हैं, आपके एंसेस्टर्स का ध्यान नाम आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। हम इसमें एंसेस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका जो नाम सेटअप हुआ है, जैसे डागर है, देन आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि सबसे पहले कौन थे जो आए, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसे कहते हैं डिसेंट। एंसेस्ट्री आइडेंटिफाई करना कि कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इसको सेटअप किया था, जहां से आपके पूरी की पूरी जो वंश है वो शुरू होता है, इसे कहते हैं डिसेंट। तो जैसे अब होता क्या है, हमारी सोसाइटी में अक्सर जो फादर का नाम होता है वो आगे बढ़ता है, जैसे विशाखा डागर है, विच इज एक्चुअली मेरे फादर का जो नाम है वो मैंने लिया है। इसी तरीके से क्या होता है, तो हमारी जो सोसाइटी है वो अक्सर आपके जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में मानी जाती है। अच्छा, मैट्रीलिनियलिटी और मैट्रिआर्की आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हमने 2 वर्ड यूज किए हैं, एक तो है मैट्रीलिनियल और दूसरा है मैट्रिआर्की। एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्की मीन्स पावर होती है, अथॉरिटी, राइट। जो लीनिएज है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो जो लीनिएज है वो थोड़ा इकोनॉमिक वर्ड है, लेकिन जो आर्की है वो थोड़ा पॉलिटिकल वर्क है। लीनिएज में हम ये ध्यान रख रहे हैं कि प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है, किस तरफ, कौन सा जेंडर प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है। आर्की में हम ये ध्यान रखते हैं कि पावर किसके पास जा रही है। तो अगर मैट्रिआर्कल सोसाइटी है, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग जो मेंबर है फैमिली में, दैट इज मेल। तो फादर से सन के पास जा रही है और सन से उसके सन के पास जाती है, इसे कहते हैं पेट्रियार्की। अगर जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो मदर से डॉटर के पास जा रही है तो इसे कहेंगे मैट्रियार्की। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई। लीनिएज,
एनआर्की, ये मैट्रीलिनियलिटी एंड मैट्रीआर्की दो डिफरेंट वर्ड हैं। लीनिएज और आर्की दो डिफरेंट चीज होती है। लीनिएज में बहुत हद तक हम प्रॉपर्टी होल्डिंग ग्रुप को ट्रेस करते हैं, तो ये इसकी थोड़ी इकोनॉमिक कोनोटेशन होती है, लेकिन आर्की में थोड़ी पॉलिटिकल कोनोटेशन होती है, जिसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि पावर किस ग्रुप के पास जा रही है। अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया तो अब आपके लिए आर्टिकल आसान है। अब आर्टिकल में बताया गया है कि मेघालय में 3 ट्राइब्स हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया, और ये तीनों ही मैट्रीलिनियल सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मदर से डॉटर के पास जाती है, राइट। इसमें और एक ये है कि डेसेंट भी इसमें मदर का होता है, मतलब जो मदर का ही सरनेम है वही आगे पास ऑन होता है डॉटर्स के पास, या फिर जो सन भी होते हैं वही नाम कैरी करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और देखी जाती है कि हस्बैंड मूव इनटू वाइफ हाउस इंस्टेड ऑफ वाइफ मूविंग टू हस्बैंड हाउस, राइट। तो ये चीज यहाँ पे खास बात है जो मैट्रीलिनियलिटी हमें देखी जाती है मेघालय की ट्राइब में। एक चीज और, यहाँ जो प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है वो डॉटर के पास होती है, वो यंगेस्ट डॉटर, सबसे छोटी बेटी के पास जाती है, जो कि प्रॉपर्टी को अपने पास रखती है ना। इसके पास जो एक तो इसके पास कुछ राइट्स होते हैं और इसके साथ कुछ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट्स तो यह है कि प्रॉपर्टी को ये होल्ड करेगी, उसका ध्यान ये रखती है, साथ में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द एजेड पेरेंट्स, अनमैरिड सिबलिंग्स वगैरह। सो इवन इफ बाकी सिबलिंग्स के पास प्रॉपर्टी नहीं है, बट उनको ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी है वो छोटी बेटी के पास होती है। ऑल्सो शी कैन नॉट, यहाँ पे एक खास बात आप ध्यान रखेंगे इस मैट्रीलिनियलिटी में, एक छोटी बात यह है कि, छोटी नहीं बड़ी बात है, कि शी कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ अ मदर्स ब्रदर। मतलब मामा की परमिशन के बिना वो प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकती, बिकॉज वो भी मदर की क्लैन को ही बिलोंग करता है और उसका भी सेम डेसेंट है, तो उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं मामा को भी कि व्हेन छोटी बेटी प्रॉपर्टी अगर बेचने की कोशिश करेगी तो उसको उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। और जो 2 चीजें खास हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे उनकी मैट्रीलिनियलिटी ऑफ द खासीज इज कि यहाँ की जो आपके एंसेस्ट्रल, मतलब ये जो आपके रूल लगते हैं कि छोटी बेटी के पास प्रॉपर्टी जाती है, ये सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए होती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। उस केस में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, छोटी बेटी को भी बड़ी बेटी को भी। तो अगर प्रॉपर्टी अगर जो मदर के पास है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तब तो वो छोटी बेटी के पास ही जाएगी, लेकिन अगर उसने खुद ने एक्वायर की है, खुद कमाई है, तो वो सभी सिबलिंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ये, इन केस if the mother does not have daughters, अगर उसकी बेटी ही नहीं है तो जो then the property goes to the wife's elder sister। तो मदर की जो उसकी बड़ी बहन होती है, मतलब उसकी बहनों में प्रॉपर्टी चली जाती है, देन हर डॉटर। तो डॉटर्स के पास नहीं जाएगी, उसकी ये आपकी मदर है, इनकी कोई डॉटर नहीं है, तो इस मदर की सिस्टर के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी जो सबसे बड़ी बहन है उसके पास, और फिर उसकी बेटीज में उनकी जो डॉटर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर ऐसा भी होता है कि उसकी सिस्टर ही नहीं है तो जो प्रॉपर्टी है वो क्लेन के पास चली जाती है, राइट। सन्स के पास नहीं जाएगी, अगर डॉटर नहीं है तो भी सन्स के पास नहीं जाएगी, या तो उसकी सिस्टर के पास चली जाएगी, क्लैन के पास ना। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस, ये जो कुछ प्रॉब्लम थी इनकी वजह से ये बिल लाने की कोशिश की गई है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि सन्स जो सन होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी राइट नहीं है। स्पेशली अगर हम कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और कोलैटरल के लिए प्रॉपर्टी उनको गिरवी रखनी हो तो उनके नाम पे तो प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर ये चीज गलत है कि औरतों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स देखा जाए तो रूरल इंडिया में सिर्फ 13% वुमेन के पास ओनरशिप एसेट है, तो ये आदमियों के लिए भी गलत है कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो उनके एक तरीके से देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कोई बिजनेस नहीं सेटअप कर पाते। सो दिस वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन कि खासी ट्राइब में कुछ चेंजेस के बारे में बात की गई थी। दूसरे जो प्रॉब्लम थे जो आर्टिकल डिस्कस करता है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे हमने अगर आप प्रॉब्लम को देखो तो उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। पहले सोशल है, कुछ आपके इकोनॉमिक है, और तीसरा आपके पॉलिटिकल है, और इन तीनों लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब हमने देखी, या फिर सोशल में भी आ जाती है, सोशल इकोनॉमिक की इक्वालिटी। मेल डज नॉट हैव राइट टू इनहेरिटेंस, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, वो बिजनेस नहीं सेटअप कर सकते। बाकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वहां पे देखी जा रही थी खासी केस में कि जो आपका 32 जो वुमेन के पास ओनरशिप है वो भी सिर्फ 30 to 38% के आसपास है। सो वी आर सेइंग कि एक मैट्रीलिनियल सोसाइटी है, मतलब औरतों के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट एक्चुअली औरतों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ 40% तक ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कम्युनिटी प्रॉपर्टी है। सो वुमेन डज नॉट हैव दैट मच ऑफ प्रॉपर्टी राइट जितना उम्मीद की जा रही है। दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम मेल भी फेस कर रहे हैं और प्रॉब्लम फीमेल भी फेस कर रही है।
फिर आती है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या है कि दो वुमेन हैव राइट्स मिल जाते हैं लैंड के ऊपर, जिसमें भी प्रॉब्लम यह है कि मेटरनल अंकल की इजाजत के बिना वो बेच नहीं सकती। सो जो राइट है वो इनकम्प्लीट है बिकॉज शी नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द मेटरनल अंकल अगर उसको प्रॉपर्टी कहीं इधर बेचनी हो। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एजेड पेरेंट्स और बाकी सिबलिंग्स की ध्यान रखनी है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द सिबलिंग्स। तो सभी सिबलिंग्स के पास प्रॉपर्टी राइट भी होनी चाहिए, तो सभी सिबलिंग्स के पास इक्वल राइट्स हो और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बिल इसे इंश्योर करने की कोशिश करता है। तो ये थी आपकी सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब आते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम। नाउ द पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन दिस केसेस, जो आपकी खासी है वो मेट्रीलिनियल सोसाइटी है, मेट्रीआर्कल सोसाइटी नहीं है। इसका मतलब प्रॉपर्टी तो फीमेल में ट्रांसफर होती है पर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। तो वहां की जो वुमेन है उनके पास एक्चुअली देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, और वहां की जो वुमेन होती है वो हार्डली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को हेड करती है। इनफैक्ट दोरबा श्नोंग करके एक ट्रेडिशनल खासी विलेज गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो कि वुमेन को बार करती है कि वो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर सकती। सो बहुत हद तक ये जो मेट्रीआर्की है वो है ही नहीं वहां पे, मेट्रीलिनियलिटी है सिर्फ। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है बहुत इनकम्प्लीट है ना, इनकी वजह से चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी थी। अब बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ द बिल क्या है। अगर प्रोविजंस ऑफ द बिल आए तो सबसे पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट्स बात करते हैं कि जो the parental property should be equally distributed among both the siblings, male and female equally, सबके पास होनी चाहिए। दूसरा, it also give the parents discretion। अगर पेरेंट्स चाहे, पहले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पेरेंट्स को डिस्क्रिशन दिया गया है कि इफ दे कैन डिसाइड कि किस अपने जो सन या डॉटर को है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेट द पेरेंट डिसाइड हु दे वांट देयर विल, अपनी विल किसको देना चाहते हैं। ये इसका सेकेंड प्रोविजन है। देन इट टॉक्ड अबाउट कि इफ एनी पर्सन, ये सिबलिंग, किसी भी सिबलिंग को अगर वो नॉन खासी पर्सन से शादी करता है और जो उसके अपने स्पाउस के कस्टम्स और कल्चर को एक्सेप्ट कर लेता है, नाउ इन दिस केस इट प्रिवेंट अ सिबलिंग फ्रॉम गेटिंग अ पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो दिस इज लाइक वो आपने जो JNK में आर्ट प्रोविजंस नहीं देखे थे कि जब कश्मीरी बाहर कश्मीर से शादी कर लेते हैं तो कुछ अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं। ये बिल कुछ ऐसा ही लेकर आता है कि अगर कोई खासी पर्सन नॉन खासी इंसान से शादी कर लेता है और उसी के जो अपने स्पाउस के कस्टम्स और कल्चर आपका एक्सेप्ट कर लेता है, नाउ इन दिस केस दे डू नॉट हैव द राइट टू गेट द पेरेंटल प्रॉपर्टी। वो इसे डिमांड नहीं कर सकते। नाउ इसमें इस आर्टिकल को लाने के रीजन क्या थे? पहली बात तो ये डिस्क्रिमिनेशन कम करेगा और दूसरा इससे लिटिगेशन ओवर प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज अभी रिसेंट केस में क्या है, एक तो पहली बात मेन लोन नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, और दूसरा बहुत ज्यादा लिटिगेशन होने लगी बिकॉज क्लैरिटी नहीं है कि किसको लैंड लेना है नहीं ना, और जो नया समाज है वो प्रॉपर्टी राइट के बारे में डिमांड कर रहा है ना। इन सच अ सिनेरियो, अब इसमें जो आपका बिल लेकर आए हैं उस पे खासी ट्राइब का रिएक्शन क्या है? तो अगर रिएक्शन को देखा जाए तो 3 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज कर दिया है। पहला, वो जो इसको वेलकम करते हैं। दूसरा, जो इसको स्केप्टिसिज्म की नजर से देखते हैं। तीसरा, जो कि कहीं मीडियम पाथ ले चुके हैं। तो आप अपने आंसर्स में एक्चुअली तीसरा पार्ट लेंगे, पर आते हैं सबसे पहला वाला। फर्स्ट ग्रुप इसको एक्सेप्ट करता है बिकॉज वो बोलता है इससे इक्वालिटी होगी, मैन के पास प्रॉपर्टी राइट होंगी, सभी सिबलिंग्स के पास राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। सो दे टॉकिंग अबाउट कि हाँ वी वेलकम दिस काइंड ऑफ आपका एक्ट जिसकी वजह से सबके पास इक्वल राइट होंगे, इक्वली ऑन ऑल चिल्ड्रन। देखिए प्रॉपर्टी राइट सभी चिल्ड्रन को बराबर हो जाएंगे और जो डेस्टिट्यूट को ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बराबरी बांटी जाएगी, राइट। तो इससे क्या होगा, काफी हद तक सभी के राइट्स बराबर हो जाएंगे। साथ में ये बोलते हैं कि बट इसमें जो स्केप्टिसिज्म वो ये है कि पीपल आर अफ्रेड कि मेट्रीलिनियल सोसाइटी के जो एज ओल्ड कस्टम्स है वो कहीं ना कहीं खो जाएंगे, जबकि ट्राइब्स के पास इतना अधिकार होना चाहिए। साथ में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप जहां बात कर रहे हैं कि सभी के पास लैंड राइट होने चाहिए, आपको ये भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि 70% ऑफ द खासी फैमिलीज आर प्रॉपर्टी लेस। और ऐसा क्यों हो रहा है? खासी फैमिलीज में जो प्रॉपर्टी है वो कहां जा रही है, तो इसके साथ उसको डिस्कस करने की भी जरूरत है। ओवरऑल जो मिड पाथ लिया गया है, उन्होंने बोला है अगर आप कोई ऐसा बिल लेकर आना चाहते हैं तो प्लीज लेकर आए, लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करें। और आप भी अपने आंसर में अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो कुछ ऐसा मिड पाथ ही लेंगे। नाउ दिस वाज द आर्टिकल जो कि खासी ट्राइब्स और इस सभी एंगल्स को डिस्कस करता है। आई होप इसके साथ पेट्रीलिनियलिटी, मेट्रीलिनियलिटी और ये सब आपको क्लियर हो गया हो। इफ दैट इज द केस, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट सॉल्व दीजिए। थैंक यू सो मच।
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.